अम्मी, आप ऐसा करें कि आप रिज़वाना को भी मेरे साथ बाज़ार भेज दें। इस तरह वो अपनी पसंद की चीज़ें ले लेगी। मैंने अपनी सास से कहा तो वो अजीब सा मुँह बना के कहने लगी। मेरी नंद की शादी में अभी पूरे 20 दिन रहते थे और अभी से ही उस पे इतनी पाबंदियाँ लग चुकी थी कि वो बेचारी घर से बाहर ही नहीं निकल सकती थी। फ़ौज़िया, ये तुम क्या कह रही हो? हमारे घर में इस तरह नहीं होता। जब लड़की के दिन बाँध दिए जाएँ तो वो घर से बाहर नहीं निकल सकती। हम खुद ही उसके लिए सारी शॉपिंग करेंगे। अगर तुम नहीं कर सकती तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं फौजिया को तो तुम्हारे साथ नहीं भेज सकती। मेरी सास ने मुझे एक तकरीर की सूरत में जब ये छोटी सी बात बताई तो मैं अपना सा मुँह लेके रह गई। मुझे रिजवाना पे बहुत ज़्यादा तरस आता था। वो बेचारी सारा सारा दिन अपने कमरे में उदास बैठी रहती थी। कई मर्तबा मैंने उससे पूछा भी था कि आखिर उसके साथ क्या मसला है, लेकिन उसने आज तक मुझे कुछ नहीं बताया था। एक मर्तबा इसरार करने पे उसने बस इतना ही कहा कि यहाँ तो अपनी मर्ज़ी से सांस लेने की भी इजाज़त नहीं। तो भाभी, आप क्या समझती हैं कि मैं खुश हूँ? उसी वक्त ही मैं समझ गई कि वो बेचारी अपनी शादी के लिए बहुत ज़्यादा पुरजोश थी, लेकिन उसे कुछ अपनी मर्ज़ी से ख़रीदने ही नहीं दिया जा रहा था। इसलिए मुझे उसका एहसास हुआ और मैं अपनी सास से बात करने के लिए पहुँच गई। लेकिन मेरी सास ने तो मेरी बात को ही झटक दिया। सुबह का वक्त था। हम दोनों सास बहू किचन में खड़ी नाश्ता बना रही थीं। मेरी नंद घर के काम नहीं करती थी। ये रवाज तो मुझे अपनी सास के घर का अच्छा लगा था। जब से मेरी नंद के दिन बांधे गए वो घर के कामों को हाथ भी नहीं लगाती थी। मैं उससे मुख्तलिफ माहौल की थी। मैं अपने शादी के 2 रोज़ पहले तक काम करती रही। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मैं घर के काम करना नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन ये बात थी कि मैं अपनी सारी शॉपिंग अपनी पसंद से की थी। इसीलिए मैं अपनी शादी पे बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी। और मैं चाहती थी कि मेरी नंद भी इसी तरह अपनी शादी पे खुश दिखाई दे। लेकिन मेरी सास तो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। वो मेरे ससुर साहब का नाश्ता ट्रे पे सजा के कमरे में चली गई और मैं किचन में अपने शौहर और नंद के लिए नाश्ता बनाने लगी। अपना नाश्ता तो मैं ज़रा देर से बनाती थी, यानी जब घर के काम वगैरह ख़त्म कर लेती तो इसके बाद ही। आज मैंने वैसे भी बाज़ार जाना था। ससुरालियों की तरफ से तो मेरी नंद के लिए बरी आ चुकी थी, लेकिन हमने अपनी तरफ से भी बहुत कुछ लेना था और सबकी ज़िम्मेदारी मेरी सास ने मुझ पे डाल दी थी। वैसे तो मेरी सास बहुत अच्छी थी, लेकिन इस तरह के दकियानूसी ख़यालात उनके ज़हन से झटकते ही नहीं थे। अपनी नंद और शौहर का नाश्ता बनाने के बाद मैंने उन दोनों को नाश्ता कमरे में भिजवाया और सहन की सफाई करने लगी। सुबह के 10 बजने को थे। सहन की सफाई करने के बाद मैं दोबारा से किचन में आ गई और अपने लिए नाश्ता बनाया। नाश्ता करने के बाद मैं किचन की सफाई करने लगी। किचन की सफाई के बाद मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका था और मेरा सारा जिस्म दर्द से चूर हो रहा था। सुबह के 11:30 बज चुके थे। मेरे शौहर भी घर पे थे। आज इतवार का दिन था। वो दफ्तर नहीं गए थे। मैंने सोचा था कि मैं उन्हीं के साथ ही बाज़ार चली जाऊंगी। मेरा बहुत ज़्यादा दिल था कि मेरी नंद भी अपनी शादी की शॉपिंग के लिए चले। मेरी नंद और मेरी बड़ी बनती थी, लेकिन ना जाने जब से उसकी शादी की डेट फिक्स हुई थी तो वो कुछ अलग सा बर्ताव करने लगी थी। मेरे लाख पूछने पर भी उसने कभी कुछ ख़ास बताया नहीं था, तो मैं भी चुप कर गई। मैं जानती थी कि बेचारी उदास होगी, क्योंकि वो रुखसत होकर दूसरे शहर जा रही थी। वो किसी गैर तो की तो नहीं थी, अपने मामूज़ात की ही मंगेतर थी और अब इनकी शादी भी बहुत जल्द होने वाली थी। ना जाने उसे क्यों इतना ज़्यादा डर लग रहा था। मैं तो बिल्कुल गैरों में ब्याही थी। मेरे शौहर से मेरी पसंद की शादी थी। जब हमारी शादी हुई थी तो मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। शायद हर लड़की ही इस तरह डरती है। मैं अपने कमरे में पहुंची तो मेरे शौहर बेड पे लेटे मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे। मुजाहिद, मैंने आपके साथ बाजार जाना है। अम्मी ने कहा है कि मैं रिजवाना की कुछ चीज़ें ले आऊं। मैंने उनके साथ बेड पे बैठते हुए कहा तो वो अजीब से मुंह बनाने लगे। यार फौजिया, तुम रिजवाना या अम्मी को ही साथ ले जाओ। मैं तो बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। एक इतवार का दिन तो होता है जब मुझे रेस्ट करने को मिलता है। मेरे शौहर ने कहा तो मैं भी खामोश हो गई। मैं जानती थी कि वो कितना काम करते हैं। वो 2 अलग-अलग टाइम पे जॉब करते थे। बस इतवार का दिन ही वो घर पे रहते थे। वो फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम अलग-अलग जॉब करते थे, जिसकी वजह से हमारे घर का गुज़ारा अच्छे से चल रहा था। पहले वो एक टाइम की जॉब करते थे, लेकिन जब से हमारी शादी हुई थी, तो वो 2 वक़्त की जॉब करने लगे थे। वो पार्ट टाइम भी जॉब कर रहे थे। वो यही कहते थे कि वो मुझे कोई मुश्किल नहीं देना चाहते। हालांकि पहली जॉब से भी उनकी अच्छी खासी तनख्वाह थी, लेकिन ना जाने क्यों उन्हें मेरी इतनी फ़िक्र थी कि मेरे लिए दिन रात मेहनत करते रहते थे। मुझे उन पे बड़ा प्यार आया।
مجاہد، میں نے تو امی سے کہا ہے کہ رضوانہ کو میرے ساتھ بھیج دیں، مگر وہ بھیجنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ آپ ہی ان سے بات کریں۔ اگر وہ بیچاری اپنی شادی کی شاپنگ خود کر لے گی تو اس میں کیا قیامت آ جائے گی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا تو وہ بڑی توجہ سے میری بات سننے لگے۔ ہاں یار، میں نے بھی یہ بات نوٹ کی۔ امی نے تو اس پر پابندیوں کے پہاڑ توڑ دیے ہیں۔ ابا بھی کچھ نہیں کہتے اور مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ نہ جانے امی کو کیا ہو گیا ہے۔ میرے شوہر مجھے اپنی ماں کے بارے میں بتانے لگے تھے۔ وہ سب بتا رہے تھے جو میں پہلے جانتی تھی۔ مجاہد، یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ آنٹی تھوڑی پرانے خیالات کی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ان سے بات کریں۔ ابھی بھی رضوانہ کی بہت زیادہ شاپنگ رہتی ہے۔ اگر وہ اپنی شادی کی شاپنگ خود کر لے گی تو اس میں کیا ہی مسئلہ ہو جائے گا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا تو وہ مسکرانے لگے۔ بس اتنی سی بات، تم تیار ہو جاؤ، میں امی سے بات کرتا ہوں، وہ تمہارے ساتھ رضوانہ کو بھیج دیں گی۔ اب خوش؟ میرے شوہر نے کہا تو واقعی میں خوش ہو گئی۔ ٹھیک ہے، آپ امی سے بات کر لیں، میں نے کیا کرنا ہے، میں تو بس ابھی عبایا لے کے آئی۔ میں وہاں سے اٹھ کے الماری کی طرف چلی آئی۔ میرے شوہر کمرے سے باہر نکل گئے، شاید وہ اپنی ماں کے کمرے میں ہی گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اونچی اونچی آواز میں اپنی ساس کی باتیں سنائی دینے لگیں۔ شاید وہ میرے شوہر کی بات نہیں مان رہی تھی۔ میں بھی اپنے کمرے میں رہی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں وہاں پہ گئی تو بات بڑھ بھی سکتی ہے۔ میری ساس 2 منٹ میں ہی سمجھ جائے گی کہ میں نے ہی اپنے شوہر سے کہا ہے۔ میں اپنے کمرے میں رہی۔ آوازیں اب ہلکی ہلکی سنائی دینے لگی تھیں۔ شاید وہ بات ماننے لگی تھی۔ پہلے تو وہ بہت اونچا بول رہی تھی اور اب نہ جانے کیوں آہستہ بول رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب میرے شوہر کمرے میں آئے تو ان کے چہرے پہ ایک اطمینان تھا۔ مجاہد، کیا بنا؟ کیا امی مان گئی ہیں؟ میں نے سوالیہ لہجے میں کہا تو وہ کالر جھٹکنے لگے۔ ہم بات کریں اور وہ نہ مانے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے ہی میرے شوہر نے یہ کہا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ابھی ہم دونوں وہیں پہ کھڑے تھے کہ رضوانہ بھی ہنستی مسکراتی عبایا لے کے وہاں پہ آ گئی۔ بھابی چلیں، اس نے کہا تو مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ اس کے بھائی نے ہی اس کے لیے سٹینڈ لیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ میں نے ہی اس کے لیے سٹینڈ لیا۔ میں نے اسے کچھ بھی نہ کہا اور اس کی مشکل آسان کر دی۔ مجھے اس کی تعریف کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ٹھیک ہے رضوانہ، ہم چلتے ہیں، بلکہ مجاہد ہی ہمیں چھوڑ آئیں گے، ہے نا مجاہد؟ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ تابیداری کے ساتھ سینے پہ ہاتھ رکھنے لگے تو رضوانہ بھی ہنسنے لگی اور رخ دوسری طرف موڑ گئی۔ میرے شوہر ایسے ہی تھے، جگہ جگہ پہ انہیں رومانس یاد آ جاتا تھا۔ ہم تینوں گھر سے نکل پڑے۔ مجاہد ہمیں اپنی گاڑی میں مارکیٹ چھوڑ آئے۔ انہیں اپنے دوستوں کے پاس جانا تھا، اسی لیے ہی وہ ہمارے ساتھ نہیں گھوم سکتے تھے، اور ویسے بھی ہمارے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ہم 12:15 بجے گھر سے نکلے تھے۔ شاپنگ کرتے کرتے اب ہمیں شام کے 5 بج چکے تھے۔ ہمارے ہاتھ میں نہ جانے کتنے تھیلے تھے۔ مجھے رضوانہ کچھ عجیب سی لگ رہی تھی۔ وہ بار بار ہی اپنا موبائل چیک کر رہی تھی اور ادھر ادھر نگاہ دوڑا رہی تھی۔ رضوانہ، کیا ہوا؟ کوئی مسئلہ ہے یا کسی نے آنا ہے؟ مجھے اس کے اس انداز سے یہی لگا کہ وہ کسی کا انتظار کر رہی ہے۔ نہیں بھابھی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ بھلا مجھ سے ملنے کس نے آنا ہے؟ میں تو بس یہ دیکھ رہی ہوں کہ ہمیں کتنا وقت ہو چکا ہے۔ امی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اس نے یہ کہا تو میں بھی اس کی بات سمجھ گئی۔ مجھے لگا کہ شاید میں اوور تھنکنگ کرنے لگی ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ پہلے چل کے کچھ کھا لیتے ہیں، اس کے بعد ہی تمہارے لیے ہینڈ بیگ دیکھیں گے۔ میں نے اس سے کہا تو وہ بھی میری ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ 5 منٹ کے اندر ہی ہم ایک سٹال پہ پہنچ گئے۔ وہ ایک سٹال نہیں بلکہ ایک دکان کے باہر لگا ہوا ایک ٹھیلا نما تھا۔ ہم دکان کے اندر بیٹھ گئے اور ریڑھی والے نے ایک لڑکے کو بھیجا جو ہمارا آرڈر لے کے گیا۔ ہم دونوں نے 2 ڈبل پلیٹ سموسے منگوائے اور اس کے ساتھ کولڈ ڈرنک بھی۔ میں بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ میری 2 ماہ کی پریگننسی تھی جس کی وجہ سے میں زیادہ چلنے پھرنے پہ تھک جاتی، لیکن میں اپنی نند کی خوشی میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس کی ساری شاپنگ اپنی نگرانی میں کراؤں گی۔ میں اپنی ساس کو جانتی تھی، وہ پرانے خیالات کی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر وہ شاپنگ کرنے کے لیے گئی تو وہ اس کے لیے بہت پرانی اور عجیب سی چیزیں خرید کے لائیں گی۔ مجھے وہ اپنی بہنوں کی طرح عزیز تھی۔ میری شادی کو زیادہ ماہ تو نہیں ہوئے تھے، لیکن اتنے سے ٹائم میں ہی ہم دونوں آپس میں بہت زیادہ اٹیچ ہو گئے تھے۔ شاید ہم دونوں کی سوچ ملتی تھی، وہ بھی کھلے ذہن کی تھی اور میں بھی، لیکن ایک مسئلہ تھا، وہ غلط جگہ پہ پیدا ہو گئی تھی۔ اس کی ماں بہت ہی زیادہ پرانے خیالات کی تھی۔ ہم دونوں نے وہیں پہ بیٹھ کے سموسے کھائے اور کولڈ ڈرنک پی۔ اس دوران بھی وہ بار بار موبائل چیک کرتی رہی۔ مجھے لگ رہا تھا وہ کسی کا انتظار کر رہی ہے، لیکن جب اس نے وہ بات کلیئر کر دی تو میں اب اس کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچ رہی تھی، اور ویسے بھی مجھے اس بات کا یقین ہی نہیں تھا کہ آخر وہ کیسے کسی کو بلا سکتی ہے۔
अचानक से मुझे ख़्याल आया कि कहीं उसने अपने मामूज़ाद को तो नहीं बुलाया हुआ। रिज़वाना, तुमसे एक बात करूं, अगर तुम बुरा ना मनाओ तो। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा तो वो सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी, मगर मुंह से कुछ न बोली। क्या तुमने फैसल को तो नहीं बुलाया हुआ मुलाकात के लिए? मैं जानती हूँ कि शादी से पहले इंसान का बड़ा दिल करता है कि इंसान अपने पार्टनर से पूछे कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। मैं भी मुजाहिद से हर वक्त ही वीडियो कॉल पे पूछती रहती थी कि उन्हें किस तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं। मैंने कहा तो वो नागवारी से रुख दूसरी तरफ फेर गई। रिजवाना, क्या हुआ तुम्हें? ये बात अच्छी नहीं लगी? मैंने उसका हाथ थाम के कहा तो उसने हाथ झटक दिया। भाभी, आप मुझे ऐसा समझती हैं? हम दोनों की आपस में कोई भी बात नहीं होती और मैं शादी से पहले इस तरह का रिश्ता कायम करना ही नहीं चाहती। उसने कहा तो मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं तो लड़की होने के नाते ही उसके दिल की बात पूछ रही थी। मैं समझ रही थी कि वो मुझसे इतनी अटैच तो है कि मुझे सब कुछ सच सच बता देगी, लेकिन अब तो ना जाने वो क्या क्या कहने लगी थी। गलती भी मेरी थी, मैंने उससे गलत बात की थी। भले ही हमारे दरमियान जितनी अंडरस्टैंडिंग थी, आज तक मैंने उससे फैसल के बारे में कोई भी बात नहीं की थी। रिज़वाना, आई एम सॉरी, अगर तुम्हें बुरा लगा हो। मैं तो बस वैसे ही एक बात कर रही थी। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को और जल्दी जल्दी कोल्ड ड्रिंक पियो, घर भी तो चलना है। मैंने मोबाइल पे वक्त देखते हुए कहा तो वो भी कोल्ड ड्रिंक पीने लगी। शायद उसे भी एहसास हो गया था कि वो कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर गई है। अभी वो कोल्ड ड्रिंक पी ही रही थी कि उसने बोतल एक तरफ रख दी और मेरी तरफ देखने लगी। भाभी सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई। मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो गई हूँ। जब उसने ये कहा तो मुझे उस पर बड़ा तरस आया। मैं समझती थी कि वो क्यों डिप्रेशन का शिकार है। वो इस माहौल से तंग आके रह गई थी। उसे यह माहौल पसंद नहीं था जिसमें उसे कैद किया जा रहा था। रिजवाना, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। देखना, शादी के बाद तुम बहुत खुश रहोगी। फैसल अच्छा लड़का है, वो तुम्हें खुश रखेगा। उसकी सोच बिल्कुल भी अम्मी की तरह नहीं है। मैंने कहा तो वो मज़ीद मुंह बिगाड़ गई। मैंने तो अच्छी बात की थी। ना जाने क्यों उसे वो बात नागवार गुजरी। उसने कोई जवाब न दिया और फ़ौरन से पर्स उठा के उठ खड़ी हुई। तो मैं भी अपनी कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल उठा के उठ खड़ी हुई। उसने अपनी बोतल नहीं उठाई थी। बाहर चल के मैंने मुजाहिद को कॉल की, लेकिन वो कह रहे थे कि वो किसी काम में बिज़ी हैं, इसीलिए नहीं आ सकते। फिर हम दोनों नंद भाभी रिक्शा करके घर पहुंच गए। घर पहुंचे तो मेरी सास ने एक वावेला मचा दिया। ये भी कोई वक्त है आने का? मगरिब होने वाली है और तुम लोग अब आ रहे हो? जब उन्होंने ये कहा तो मेरी नंद तो भाग के अपने कमरे में चली गई। उसकी अपनी माँ से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। शायद ये उसकी माँ का रवैया ही था। वो हर वक्त ही उस पर पाबंदियाँ लगाती रहती थी। न जाने ऐसी कौन सी बात थी जो मैं नहीं जानती थी। मैंने अपनी सास से कहा तो हम ख़रीदारी करने के लिए गए थे, कोई घूमने फिरने के लिए तो नहीं गए थे। और फिर ख़रीदारी करने में इतना वक्त तो लग ही जाता है, मगर फिर भी मेरी सास मेरी बात नहीं सुन रही थी। वो कह रही थी कि वो आगे से रिजवाना को मेरे साथ नहीं भेजेंगी। मैं चुपचाप अपने कमरे में आई और सारा सामान फेंकने के अंदाज में सोफ़े पे रखा, और जैसे ही मैं सोफ़े पे बैठी तो कमरे का दरवाज़ा खुलता गया। मेरे शौहर वापस आ चुके थे। मेरा ख़राब मूड देख के वो भी पहचान गए कि कुछ तो ज़रूर हुआ है। क्या हुआ फौजिया, तुम क्यों इतनी परेशान और गुस्से में बैठी हो? उन्होंने मेरे हाथ पकड़ के कहा तो मैंने गुस्से में उनका हाथ झटक दिया। हालांकि उनका कोई कसूर नहीं था। मुजाहिद, आप अपनी अम्मी को समझाते क्यों नहीं? उन्होंने तो मेरी और रिजवाना की ज़िंदगी को अपनी मिल्कियत समझ लिया है। अब हमें आने में ज़रा देर क्या हो गई कि वो कह रहे हैं कि हम लोग इतनी देर कहाँ पे फिरते रहे हैं। उन्हें नज़र नहीं आता कि हम कितनी ज़्यादा शॉपिंग करके आए हैं। मैं गुस्से में बोली तो मेरे शौहर खामोश होके बैठ गए। वो ऐसे ही थे, जब मुझे गुस्सा आता तो बिल्कुल खामोश होके बैठ जाते। मैं भी अब उनके इस अमल से कुछ न कुछ सीखने लगी थी। मैं गुस्से की ज़रा तेज़ थी। मुझे गुस्से में कुछ समझ नहीं आती थी, लेकिन जब से मेरी शादी हुई थी और मैं अपने शौहर के साथ रहने लगी थी, मुझे एहसास हो रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा गलतियाँ करती हूँ। इसलिए जब वो गुस्से में होते तो मैं भी खामोश हो जाती। एक अच्छे रिलेशनशिप के यही तो गुण होते हैं कि जब एक को गुस्सा आए तो दूसरा खामोशी से उसकी सारी बातें सुन ले। जब मेरा गुस्सा ठंडा हो गया तो मैं खुद ही अपने शौहर के पास पहुँच गई। आई एम सॉरी मुजाहिद, इस वक्त मेरा गुस्सा ज़रा तेज़ था। बस आप अम्मी को समझाएं, ना कि वो बिला वजह की पाबंदियाँ मत लगाया करें। अब देखिए ना, रिजवाना बेचारी की शादी है, वो इतनी ज़्यादा परेशान है जैसे उसे किसी कैद में डाला जा रहा हो। मैं नहीं जानती थी कि वो क्यों परेशान है। मैं तो बस यही समझ रही थी कि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ ना करने की वजह से ही परेशान है। मैंने ये कहा तो मेरे शौहर खामोश बैठे रहे। उनके पास भी कोई जवाब नहीं था।
थोड़ी देर बाद जब वो बोले तो मैं भी बोलती बंद हो गई। फौजिया, मैं तुमसे ये तो नहीं कहूँगा कि तुम गलत हो और अम्मी ठीक हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि तुम ठीक हो और अम्मी गलत हैं। मुझे उनकी बात समझ नहीं आई थी। मैंने सवालिया नज़रों से उनकी तरफ देखा तो वो मुस्कुराने लगे। मैं जानता हूँ कि अब तुम यही पूछोगी कि मैंने ऐसी बात क्यों की। बात दरअसल ये है कि अम्मी कोई पुराने ज़माने की बातें नहीं करती, बल्कि वो वही बात करती हैं जो उन्हें महसूस होती है। बस उन्हें अच्छा नहीं लगता कि शादी से पहले लड़कियां यूँ बाज़ारों में घूमती फिरें और उन पर गैर महरमों की निगाह पड़े। इसीलिए ही वो रिजवाना को घर से बाहर नहीं निकलने देती। इसमें कोई पुरानी सोच नहीं, बल्कि उनकी फ़िक्र छुपी है। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम इस बात को समझोगी। मेरे शौहर ने कहा तो मैं वाकई में खामोश होकर रह गई। वो ठीक ही कह रहे थे। उनकी अम्मी अपनी बेटी की फ़िक्र ही करती थीं, इसीलिए उसे यूं बाज़ारों में नहीं फिरने दे सकती थीं। मुझे अपने शौहर की बात समझ आई तो मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा और थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर निकल आई। मेरी सास बेचारी ने खुद ही खाना बनाया था। हम तो बहुत देर से वापस आए थे। मैं किचन में गई अपने और अपने शौहर के लिए खाना ले आई। मैं नहीं जानती थी कि मेरी नंद ने खाना खा भी लिया है या नहीं। खाना खाने के बाद मैंने बर्तन वहीं पर रखे। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, इसलिए सो गई। रात का ना जाने कौन सा पहर था। मेरी आँख खुली तो मुझे किसी के रोने की आवाज़ें सुनाई दी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यह आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। पहले मैंने सोचा कि मुजाहिद को उठा के पूछूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती। सुबह उन्हें ऑफिस भी तो जाना था, इसीलिए मैं चुपचाप कमरे से बाहर निकल आई। मैं बरामदे से होती हुई सहन में आ चुकी थी। मेरा पोर्शन एक तरफ था, वो नया बनाया गया था। सहन से होते हुए एक तरफ एक दूसरा पोर्शन था जो पहले का बना हुआ था। वहाँ पर मेरे सास ससुर और रिजवाना रहते थे। वहाँ पर 3 कमरे थे, एक में मेरे सास ससुर और दूसरे में रिजवाना। तीसरा कमरा ऐसे स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल होता था। वो आवाज़ें कहीं और से नहीं बल्कि रिजवाना के कमरे से आ रही थी। मुझे हैरत हुई कि आखिर उसके साथ क्या मसला है, लेकिन मैं रात के उस वक्त उसके पास तो नहीं जा सकती थी, इसलिए दोबारा से कमरे में आ गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में ना जाने क्या क्या बातें चलने लगी थीं। खलबली सी मच गई। मुझे लग रहा था कि वो इस शादी से खुश नहीं, लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैंने उससे इस तरह की कोई बात की तो वो बुरा मना जाएगी। मैंने सोच लिया था कि मैं उससे रोने की वजह तो ज़रूर ही पूछूंगी। फिर ना जाने कब मुझ पे नींद की देवी मेहरबान हुई और मैं भी नींद की वादी में खो गई। सुबह मेरी आँख खुली तो फजर की नमाज कज़ा होने लगी थी। मैंने जल्दी जल्दी उठ के वज़ू वगैरह किया और फजर की नमाज़ अदा की। इसके बाद अपने शौहर को भी उठा दिया। उनकी नमाज नहीं हो पाई थी। फिर से मैं अपनी रूटीन के कामों पे लग गई। किचन में आई, नाश्ता बनाया, घर की सफाई वगैरह की। मेरी नंद अभी तक नहीं उठी थी और ना ही मैंने उसे जगाया था, मगर मुझे उसके उठने का इंतज़ार था। मेरे शौहर ऑफिस चले गए। मेरे ससुर भी घर से बाहर चले गए। वह अक्सर औकात ही सुबह उठ के नुक्कड़ की दुकान पे जा बैठते थे। वहीं पर उनके एक दोस्त थे, वो भी उनकी तरह रिटायर्ड थे, इसलिए वो अक्सर ही नुक्कड़ की दुकान पे जाके एक दूसरे से बातचीत किया करते थे। मेरी सास नाश्ता वगैरह करके अपने कमरे में बैठी कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। घर में हर तरफ सन्नाटा था। हम तीनों औरतें ही घर पे थीं। मैं किचन में खड़ी बर्तन धो रही थी कि मुझे रिजवाना की आवाज़ सुनाई दी। शायद वो मुझसे नाश्ता मांग रही थी। मैंने बाहर निकल के देखा तो उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं उसके लिए नाश्ता तैयार कर चुकी थी, बस उसके उठने का ही इंतज़ार था। मैंने उसके लिए नाश्ते का एक अच्छा सा ट्रे बनाया और बड़े प्यार से लेके उसके कमरे में पहुंच गई। उसकी आंखों में मुझे उदासी नज़र आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ क्या मसला है। पहले मेरा दिल किया कि जाते साथ ही उससे पूछ लूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहले ज़रा उसके साथ इधर उधर की बातें कर लेती हूँ। वो नाश्ता कर रही थी। मैं उसके पास बैठ के उसे उसके कपड़ों के बारे में बता रही थी कि मैंने उसके कपड़ों के बारे में क्या क्या स्टाइलिंग सोच रखी है। मैंने सोचा था कि मैं उसे अपने मैके वाली दर्जन के पास ही भेजूंगी। इस तरह उसके सारे कपड़े मेरी तरह अच्छे अच्छे सिल के आ जाएंगे। वो मेरी बातों पे कोई भी रद्द अमल नहीं दे रही थी, बस चुपचाप ही खाए जा रही थी। उसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ उदासी के तासुरात थे। इसके अलावा और कोई तासुर नहीं था। रिजवाना, क्या तुम रात को रोती रही हो? मैंने ऐसे ही आम से लहजे में कहा तो वो सवालिया नज़रों से कहने लगी, क्या मतलब है भाभी, या आप क्या कह रही हैं? मुझे समझ नहीं आई। उसे झूठ बोलते हुए कहा तो मैं भी खामोश हो गई। मुझे लग रहा था कि वो मुझे नहीं बताना चाहती। काफ़ी हद तक
تو मैं जानती थी कि उसके साथ क्या मसला है। शायद वो अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं कर पा रही थी, इसलिए एहसास कमतरी का शिकार हो रही थी। नहीं नहीं, बस वैसे ही मुझे लगा कि तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई। देखो, तुम्हारी आंखें भी लाल हो रही हैं, शायद नींद की वजह से ही होगा। मैंने कहा तो वो इस्पात में सर हिला गई। हाँ भाभी, रात को मेरे सर में दर्द था, इसलिए नींद नहीं आ पाई। उसकी बात सुन मुझे लगा शायद वाकई में उसके सर में दर्द हो और वो दर्द की वजह से ही रो रही हो। थोड़ी देर मैं वहीं पे बैठी रही और फिर उसके कमरे से बाहर निकल आई। सारा काम मैं ख़त्म कर चुकी थी। मैं अपने कमरे में आई और धुले हुए कपड़ों को प्रेस करने लगी। मेरे शौहर के सारे कपड़े धुल चुके थे। मैं एक साथ ही हफ्ते के सारे कपड़े धो के प्रेस कर लेती थी। फिर वो हर रोज़ एक एक जोड़ा निकाल के पहनते रहते। वक्त गुजरता जा रहा था। दिन तो ऐसे गुजरते जा रहे थे जैसे 1-2 सेकंड हो। इतनी जल्दी वक्त गुजर गया, किसी को होश भी नहीं रहा। अब मेरी नंद की शादी में सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ता रह गया। उसकी तकरीबन शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी थी, जो मैं नहीं की थी। अब वो पहले से ज़्यादा उदास रहने लगी। वो बिल्कुल ही कमरे में कैद होके रह गई थी। कभी कभी रात को मुझे उसके कमरे से आवाज़ें आती। मुझे ऐसा लगता शायद वो किसी से फ़ोन पे बात कर रही है, लेकिन उसने दो टोक अंदाज में उस दिन मुझसे कह दिया था कि वो फैसल से बात नहीं करती। लेकिन अब मुझे लग रहा था कि वो फैसल से बात करती है, बस बताने से शर्मा रही है। इसलिए मैंने उसे दोबारा कुरेदना मुनासिब नहीं समझा। मैं नहीं जानती थी कि वो क्या गुल खिला रही है। अगर उस वक्त मुझे कुछ मालूम होता तो शायद मैं ये सब अपनी सास को बता देती। दिन पे दिन गुजरते जा रहे थे। मैंने अपनी भी सारी शॉपिंग कंप्लीट कर ली थी। अपनी सास की शॉपिंग और शौहर की शॉपिंग भी मैंने ही की थी। गर्ज के सबकी शॉपिंग मैंने की। मेरे ससुर ने तो कोई ख़ास शॉपिंग की ही नहीं। वो एक बूढ़े इंसान थे। उन्होंने बस 1-2 जोड़े ही नए लिए और वो भी उनका ही मैं लेके गई। मेरे शौहर के पास तो इतना भी वक्त नहीं था कि वो अपनी शॉपिंग देख सकते। उनके जोड़े मैंने ही अपने एक हमसाये के ज़रिए दर्जी के पास पहुंचाए थे। वो दिन रात इतनी मेहनत कर रहे थे कि मुझे अपनी किस्मत पे रश्क होता। जब भी मैं उनसे कहती वो इतनी मेहनत क्यों करते हैं, तो वो यही कहते कि वो नहीं चाहते कि मैं किसी चीज़ के लिए तरसूं। मुझे उन पे बहुत प्यार आता था। मुझे अपनी किस्मत पे रश्क आता कि मेरे शौहर कितने अच्छे हैं। मैं नहीं जानती थी कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं किचन में खड़ी रात के खाने की तैयारी कर रही थी। रिज़वाना वहाँ पे आई तो मुझे उसकी आंखों में आई हुई नमी वाज़े तौर पे दिखाई दे गई, लेकिन वो ऐसे तासुर दे रही थी जैसे वो बिल्कुल ही नॉर्मल हो। भाभी, क्या आप मेरे लिए 1 कप चाय बना देंगी? मेरे सर में शदीद दर्द है। उसने कहा तो मैंने फ़ौरन से ही पतीली में दूध डाल के चूल्हे पे चढ़ा दिया, तो वह मुस्कुराती हुई वहाँ से निकल गई। वो चेहरे से तो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। मगर मैं अब उससे इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती थी। मैं जानती थी कि अगर मैंने उससे इस तरह की कोई बात की तो वो दोबारा से बुरा मना जाएगी। मैं उसकी नाराज़गी मोल नहीं लेना चाहती थी। थोड़ी देर बाद मैंने उसके लिए चाय बनाई, उसके कमरे में ही दे आई। मेरी सास की तबीयत भी कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। मैं कभी कभी सोचती कि उन्हें बता दूं कि मुझे रिजवाना के कमरे से किसी से बात करने की आवाज़ें आती हैं, लेकिन मैं जानती थी कि मेरी सास कितनी तकियानुसी है। ना जाने इस बात पर उस बेचारी लड़की का क्या हाल करे। दिल ही दिल में मुझे मालूम था कि वो अपने मंगेतर से बात करती है। उस वक्त में हर किसी को एक्साइटमेंट होती है। मैं जानती थी, मैं लड़की थी और मैं इस वक्त से गुजर चुकी थी, इसलिए मैं इसके राज को एक्सपोज नहीं करना चाहती थी। वक्त पर लगा के उड़ता जा रहा था। आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन मेरी नंद के हाथों पर फैसल भाई के नाम की मेहंदी लगाई गई। मेहंदी का फंक्शन अपने अख्ताम को पहुंच चुका था। मेहमान भी जा चुके थे, बस घर के ही लोग रहते थे। रिजवाना अपने कमरे में आंखों में आंसू लिए बैठी थी। मैं उसके कमरे में गई तो वो दुपट्टे के पल्लू में आंसू पूंछ रही थी। रिजवाना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फैसल के साथ बहुत खुश रहोगी। शुरू शुरू में ऐसा लगता है कि इंसान अपना घर छोड़ के नहीं जा सकता, लेकिन बाद में वही घर अपना लगने लगता है। मैंने उसके कंधे पे हाथ रख के कहा तो वह इस बात में सर हिला गई। मैं जानती थी कि वो दूसरे शहर जाने की वजह से परेशान है, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि मैं बिल्कुल ही गलत सोच रही हूँ। उसे समझाने बुझाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई और ड्रेस भी चेंज कर लिया। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। कल बारात का दिन था। कल भी बहुत ज़्यादा मसरूफियत होने वाली थी। मैंने बारात के लिए कपड़े वगैरह भी प्रेस करके रख दिए थे। मुझे दोपहर को ही उसे पार्लर लेके जाना था, इसलिए मैंने सारे काम पहले ख़त्म कर लिए। मेरे शौहर सो रहे थे। वो मुझसे ज़रा पहले ही कमरे में आ गए थे। मैं भी उनके पास ही लेट गई। बहुत जल्द ही मुझे नींद आ गई। सुबह मेरी आंख ज़रा देर से खुली।
मैं नमाज अदा न कर पाई। मैंने भागते भागते नाश्ता किया और सब घर वालों को भी नाश्ता कराया। मेरी सास बहुत खुश दिखाई दे रही थी। वो अपनी बेटी के फ़र्ज से सुबकदोश होने वाली थी। उनकी बेटी किसी गैर के नहीं बल्कि उनके भाई के ही घर जा रही थी। एक रिजवाना ही थी जो इतनी परेशान थी कि कुछ समझ ही नहीं आता था। मैं रिजवाना के कमरे में नाश्ता दे के खुद आई। उसके चेहरे पे कोई तासुर नहीं था। ना वो परेशान थी ना ही खुश। मुझे लगा वो समझने लगी है कि उसे इस सब से कैसे गुजरना है। मैं नहीं जानती थी कि वो क्या प्लानिंग किए बैठी है। मैं जैसे ही उसके कमरे से बाहर निकलने लगी तो मुझे उसके बेड के नीचे एक काला सा बैग नजर आया। मैंने समझा शायद उसमें अपने लिए कुछ सामान उस बैग में रखा हो। शायद वो उस बैग को अपने साथ ही ससुराल ले जाना चाहती हो। वैसे तो उसका सारा सामान ससुराल पहुंच चुका था, बस अब बारात ही आनी थी। मैंने सोचा कि शायद उसकी कोई ज़रूरी चीज़ें होंगी जिसे वो अपने साथ ले जाना चाहती है, इसलिए उससे कोई बात नहीं की, क्योंकि हर लड़की का यह हक था। मैं भी अपने साथ बैग में कुछ ज़रूरी सामान लाई थी। इसमें कोई कबाहत नहीं थी। मैं इस वक्त से गुजर चुकी थी, इसलिए मैं इस वक्त की सिचुएशन को बखूबी समझ सकती थी। मैंने भागम दौड़ करके ही घर के सारे काम किए। मोहल्ले में एक काम करने वाली थी, उसे भी मैंने अपने साथ लगा लिया। वैसे तो हम रूटीन में अपने घर के काम खुद ही करते, लेकिन शादी की मसरूफियत की वजह से मैं घर पर तवज्जो नहीं दे पा रही थी, इसलिए मैंने उसे काम के लिए बुला लिया। उसने भी मेरा हाथ बटाया तो बहुत जल्दी सारे काम हो गए। काम ख़त्म करने के बाद मैं अपनी सास के कमरे में पहुंच गई। मैं उनसे इजाज़त लेने के लिए गई थी कि मैं रिजवाना को पार्लर ले जाऊं। जब उन्होंने बात की तो मुझे हैरत हुई। मैं तो समझ रही थी कि वो पार्लर वाले को भी घर बुलवाएंगी, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम रिजवाना को पार्लर ले जाओ। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी अच्छी दिखे। मेरी सास ने कहा तो मैं खुश हो गई और खुशी खुशी उनके कमरे से बाहर निकल आई। अभी पार्लर जाने का वक्त नहीं हुआ था, बारात शाम में आनी थी। मैं तो बस वैसे ही अपनी सास से इजाज़त लेने के लिए गई थी। मैं अपने कमरे में आई और बेड पे दराज हो गई। मेरी कमर काम कर कर के टूट चुकी थी। मैंने सोचा कि थोड़ी देर रेस्ट ही कर लेती हूँ। मुझे बहुत जल्दी नींद आ गई। जब मेरी आँख खुली तो मुझे हैरत हुई। मैं पूरे 2 घंटे सोती रही। अब बिल्कुल भी वक्त नहीं रहा था। मैं भाग के अपनी Again. मैं भाग के अपनी नंद के कमरे में गई और 15 मिनट के बाद हम पॉलर के लिए रवाना हो गए। वो अपने साथ वो ही बैग लेके जा रही थी। मैंने उससे कहा तो उसने कहा कि इसमें कुछ ज़रूरी सामान है जो मुझे पॉलर में काम आना है। तो मैं खामोश हो गई। हालांकि उसके सारे कपड़े और ज्वेलरी तो मेरे बैग में थे, फिर भी मैंने उससे कुछ नहीं कहा। मैं नहीं जानती थी कि वो कितना घिनौना कदम उठाने वाली है और साथ साथ मुझे भी फंसाने वाली है। 1 घंटे के अंदर अंदर ही पॉलर वाली ने उसकी तैयारी कर दी। मैं भी पॉलर से तैयार हुई थी। मेरा भी रेड कलर का फ्रॉक था जो मेरे शौहर को बहुत पसंद आया था। लेकर तो मैं खुद ही आई थी, लेकिन मुजाहिद को भी इतना पसंद आया कि उन्होंने कहा तुम्हें बारात में यही पहनना है। अब मैं शर्मा रही थी कि रिजवाना और मैं तो बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। उसका लहंगा ब्राइडल था, वो अच्छी लग रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भी उसी की तरह दुल्हन लग रही हूँ। हालांकि मेरा फ्रॉक था और ज़्यादा हैवी भी नहीं था, बस सुर्ख रंग की वजह से ही मुझे ऐसा लग रहा था। मेरे शौहर की कॉल्स पे कॉल्स आ रही थी कि हम कब वापस आएंगे, लेकिन अभी तक रिजवाना की तैयारी में फाइनल टच आना था और दुपट्टा वगैरह भी सेट होना था। वो मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरे शौहर कह रहे थे कि मेहमान आने वाले हैं। उनके इस्तकबाल के लिए मैं घर पे मौजूद ही नहीं थी। ड्राइवर बाहर ही खड़ा था। भाभी आप ऐसा करें, आप चली जाएं और थोड़ी देर बाद ड्राइवर को भेज दीजिएगा, मुझे ले जाएगा। भाई बहुत परेशान हो रहे हैं। मुझे कोई मसला नहीं अगर आप चली भी जाएं, रिजवाना ने कहा तो मैं अभी सोच में पड़ गई। लेकिन जैसे ही मुझे अपनी सास का ख्याल आया तो मैंने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं रिजवाना, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी, वरना अम्मी बहुत नाराज़ होंगी कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ के आ गई। मैंने कहा तो वो मुस्कुराने लगी। नहीं भाभी, आज अम्मी कुछ नहीं कहेंगी। आज मेरी शादी का दिन है। आप फिक्र न करें, मुझे अभी काफ़ी वक्त लगना है। ज्वेलरी भी तो पहननी है और इसके बाद दुपट्टा पिन्स वगैरह भी सेट होनी है। मुझे अभी 1 घंटा लग जाएगा और वैसे भी बारात का वक्त तो नहीं हुआ। आप चली जाएं और फिर भले ही खुद आके मुझे ले जाएं। रिजवाना ने मुझे कहा तो मुझे भी तसल्ली हो गई। मेरे शौहर बार बार ही मुझे कॉल्स कर रहे थे, इसलिए मैं पॉलर से बाहर निकल आई और ड्राइवर के साथ घर पहुंच गई। मेरी सास मेहमानों में मसरूफ़ थी। उसने मुझसे कुछ न पूछा। शायद वो समझ रही थी कि मैंने रिजवाना को उसके कमरे में बिठा दिया। 1 घंटा हो चुका था। मैंने ड्राइवर को भी पार्लर भेज दिया, लेकिन रिजवाना अभी तक वापस नहीं आई तो मुझे परेशानी होने लगी।
मैंने ड्राइवर को फ़ोन किया तो मेरा दिमाग ही घूम गया। उससे कहा दुल्हन तो पॉलर से आ चुकी है, उसे पॉलर वालों ने ही ऐसा कहा था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। अब मुझे रिजवाना की सारी बातें याद आने लगी थी। वो बैग उठा के क्यों गई थी, वो रातों को क्यों रोती थी, वो अजीब बिहेव क्यों करती थी। अब मुझे सारे सवालों का जवाब मिल गया। वो पॉलर में नहीं थी, शायद वो किसी लड़के के साथ भाग गई। जब मेरी सास तक ये खबर पहुंची तो उन्होंने रो रो के अपना बुरा हाल कर दिया और साथ साथ वो मुझे भी बुरा भला कह रही थी कि मैं उसे वहां पे अकेला छोड़ के क्यों आई। मैं क्या करती, मैं बेचारी अपने शौहर की वजह से ही जल्दी आ गई थी। मुझे क्या पता था कि वो घर से भागने वाली है। थोड़ी देर के अंदर बारात भी आ गई। हम तीनों एक कमरे में थे। मेरे ससुर को भी अभी तक कुछ पता नहीं था। वो दिल के मरीज थे। डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें कुछ नहीं बताते। फिर जब मेरी सास ने एक बात की तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हैं, मैं कैसे उसकी जगह रुखसत होकर चली जाऊं। बेटा प्लीज तुम हमारी इज्जत रख लो। रिजवाना ने तो हमारी इज्जत रोन दी। तुम चली जाओ। जब बारात तुम्हें लेके जाएगी तो हम 1 घंटे के अंदर आके तुम्हें वहां से ले जाएंगे। यूं हम बरादरी के सामने अपना तमाशा नहीं बनवाना चाहते। मेरी सास ने मेरे पैरों में गिर के मुझे कहा तो मैंने भी उनकी बात मान ली। मेरे शौहर भी पास खड़े थे। मैंने उनकी तरफ देखा तो वो भी इस बात में सर हिलाने लगे। शायद वो भी यही चाहते थे। मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा था। मैंने सोचा मैं बाद में वापस आ जाऊंगी। मैं नहीं जानती थी कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। वैसे भी मैंने रेड कलर का फ्रॉक पहना था। मैं घूंघट ओढ़ के रिजवाना के कमरे में बैठ गई। हमारे खानदान में यानी कि मेरे ससुराल में तो ये रवाज था ही नहीं कि दूल्हा दुल्हन को एक साथ बिठाया जाए। वहीं पे मौलवी साहब आए और मेरा निकाह हुआ। हालांकि ये कोई निकाह नहीं था, मैं पहले ही अपने शौहर के निकाह में थी। ये तो बस ऐसे ही एक कार्रवाई थी। वो नहीं जानते थे कि घूंघट में कौन है। मैं कबूल है कह चुकी थी। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब बहुत अजीब सा होने वाला है। थोड़ी देर बाद बारात ने खाना वगैरह खाया और मुझे लेकर रुखसत हो गए। घर पहुंच के मुझे दुल्हा के कमरे में बिठाया गया। फैसल भाई बहुत अच्छे थे। मैं उन्हें अच्छे से जानती थी। मैंने सोच लिया कि अगर वक्त पे मेरी सास और शौहर ना आए तो मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। उन्होंने मुझे देखा हुआ था। ज़्यादा तो नहीं, बस एक अध बार ही देखा हुआ था। शायद मेरी शादी के वक्त ही देखा था। मुझे वहाँ पे आए हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका था। फैसल अभी तक कमरे में नहीं आए थे। अपने घर वालों और दूर पार के मेहमानों के साथ ड्राइंग रूम में ही बैठे बातें कर रहे थे। उनके कहकहों की आवाज़ें मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही थीं। शायद मेहमान मुबारकबाद दे रहे थे कि निकाह अच्छे तरीके से हो गया। कल वलीमे का दिन था। मैं अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी। मुझे डर लग रहा था कि अब क्या होगा। मेरी सास और शौहर अभी तक नहीं आए थे। मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। जब फैसल कमरे में आए तो मैं बेहोश होने पे आ गई। मेरे चेहरे पे घूंघट था। फैसल ने दरवाज़ा बंद किया और धीमे धीमे कदम चलते हुए मेरे करीब आने लगे। नट के बारीक घूंघट से मैं उन्हें देख सकती थी। जो मेरे करीब आके बेड पे बैठ गए। मेरा घूंघट हटाए बगैर मेरा हाथ थामा और लबों से लगा लिया। जैसे ही मुझे उनके लब अपने हाथों पे महसूस हुए तो मैंने खींच के अपना हाथ पीछे किया तो वो हैरान रह गए। उन्होंने बड़े प्यार से मेरा घूंघट हटाया। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो उनके चेहरे पे बेइंतहा गुस्सा आ गया। फौजिया भाभी आप यहाँ क्या कर रही हैं? रिजवाना कहाँ है? उनका ये कहना था कि मैं फूट फूट के रोने लगी। मैंने उन्हें सारी कहानी बताई तो वो सर पकड़ के बैठ गए। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। मेरी शादी आपसे हो गई है, रिजवाना से नहीं। तो आपसे सही। उन्होंने ये कहा तो मैं कूदने के अंदाज में बेड से नीचे उतर गई। फैसल भाई आप ये क्या कह रहे हैं? हमारा तो निकाह हुआ ही नहीं। मैं तो पहले ही मुजाहिद के निकाह पे हूँ। निकाह पे निकाह कैसे हो सकता है? मैंने उनके सामने हाथ जोड़े तो वो फिर से सर पकड़ के खड़े हो गए। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं जानती थी कि वो ऐसे वैसे इंसान नहीं और मेरे साथ कुछ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो एक मर्द थे और उस वक्त मैं एक मर्द के कमरे में अकेली थी जो मेरे लिए गैर महरम था, लेकिन दुनिया की नज़र में मेरा शौहर था। फौजिया भाभी तो फिर आप खुद बताएं मैं क्या करूं? वो डहे जाने के अंदाज में सोफे पे बैठे तो मैं भी उनके पास आके बैठ गई। मैंने उनसे फासला बना रखा था, लेकिन हम एक ही सोफे पे बैठे थे। फैसल भाई प्लीज़ आप अपने घर वालों को सब कुछ सच सच बता दें और मुझे अभी के अभी घर छोड़ आएं। मैं रिजवाना की गलती की सज़ा नहीं भुगतना चाहती। मुझे मेरी सास और शौहर ने ही यहाँ भेजा है। वो अपनी इज्जत रखना चाहते थे, इसीलिए ही मुझे बलि का बकरा बनाया। मैंने उनसे कहा तो वो बड़े गौर से मेरी बात सुनने लगे। फौजिया भाभी, आप मेरे लिए मोहतरम है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। मैं आपके साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकता,
लेकिन आप खुद बताएं मैं अपने घर वालों से क्या कहूँ। मैंने ही रिजवाना से शादी की जिद की थी। मेरे अब्बू तो मेरी शादी मेरी चचा साथ से कराना चाहते थे। अब मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा। वो बोले तो उनकी आवाज़ में मुझे वाज़ेह तौर पे नमी महसूस हुई। मुझे रिजवाना पे इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया, और कहीं ना कहीं मुझे अपनी सास पे भी गुस्सा आया। कभी कभी मुझे लगता था कि रिजवाना की इस रिश्ते में मर्जी शामिल ही नहीं, जो क्लियर हो चुका था। इस मामले में सबकी बड़ी बड़ी गलतियां थीं। पहली गलती मेरी सास की कि उन्होंने बेटी से रजामंदी मालूम नहीं की। इसके बाद गलती रिजवाना की, जिसने माँ बाप की इज्जत न रखी। और फिर तीसरी गलती मेरी सास और मेरे शौहर की, जब उन्होंने बरादरी के सामने नाक कटने के डर से मुझे यहाँ भेज दिया। फैसल भाई बहुत अच्छे थे। उन्होंने अपने घर वालों से कुछ न कहा और मुझे रातों रात ही मेरे घर छोड़ आए। मेरे शौहर और सास तो अपनी उंगलियां काट रहे थे कि रिजवाना ने इतना अच्छा इंसान खो दिया। वो मुझे मेरे घर छोड़ गए। हम नहीं जानते थे कि उनके घर में बाद में क्या वावेला हुआ। मैंने अपने शौहर से पूछा वो मुझे लेने क्यों नहीं आए, तो वो मेरे कदमों में गिर गए और कहने लगे कि उन्हें डर लग रहा था कि ना जाने उसके मामू लोग उसके साथ क्या करें। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। ना जाने रिजवाना कहाँ गई थी। सुबह जब मैं उसके कमरे में गई तो मुझे ख़त मिला। मैंने वो ख़त पढ़ा तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। उसने कहा उसने मेरी सास से जमील के बारे में बात की थी, लेकिन उन्होंने उसकी बात न मानी। इसीलिए ही उस पर बिला वजह की पाबंदियां लगाती थी। वो अपने क्लास वालों को पसंद करती थी, इसलिए उसके साथ भाग गई। उससे लिखा था कि वो निकाह पहले ही कर चुके थे, इसलिए ही अपनी माँ को इस रिश्ते के बारे में कह रही थी। वो निकाह पे निकाह नहीं करना चाहती थी, इसलिए घर से भाग गई। मैंने अपनी सास को सारी बात बताई तो वो भी रोने लगी। उन्हें भी अपनी गलती समझ आ गई थी। गर्ज के इस मामले में सबकी थोड़ी थोड़ी गलती थी, लेकिन अब मामला सुलझ चुका था। बस मुझे फैसल भाई पे बहुत ज़्यादा तरस आता था। रिजवाना की शादी को अभी 1 साल गुजर चुका है, लेकिन फैसल भाई आज तक गंवारे हैं। उनकी मंगनी हो चुकी है, वो भी घर वालों की मर्जी से, लेकिन अभी तक उन्होंने शादी नहीं की। शायद वो अंदर से टूट गए हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे।